दोस्तों, ये कहानी है बिहार प्रदेश की। बिहार में एक समस्तीपुर शहर पड़ता है। समस्तीपुर शहर में एक परिवार रहा करता था। उसमें एक पिता की 3 बेटियां रहा करती थी। उस परिवार में कुल सदस्य 4 थे, पिता और 3 बेटियां। उन बेटियों की सबसे छोटी बहन थी। उसको जन्म देते हुए उनकी माँ मर गई थी। उसको जन्म देने के बाद तुरंत ही मर गई थी। उनका पालन पोषण उनके पिता ने ही किया था। अपने पिता से अच्छे संस्कार लेकर वो पली और बड़ी थी। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। और बड़ी बेटी थी जिसका नाम माया था। माया मेहनत और मजदूरी करने के बाद वो भी स्कूल में पढ़ने जाती थी और अपनी बहनों को भी साथ ले जाती थी। माया कक्षा 10 में पढ़ रही थी, तभी अचानक उसके पिता के कुछ जानने वाले थे। उन्होंने बताया कि एक लड़का है, आप अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। तो माया के पिताजी ने न चाहते हुए भी हाँ कर दिया, क्योंकि उनके पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं था। उनके पास दहेज में देने के लिए जब कुछ नहीं था तो लाचार थे वो, इस वजह से उन्होंने हाँ कर दिया, क्योंकि वो अपने जिगर के टुकड़े को ऐसे नहीं भेजना चाहते थे। माया इन सब चीजों से अनजान थी। कक्षा 10 में पढ़ रही थी। उसकी उम्र 15 साल की थी। वो नहीं जानती थी शादी विवाह क्या चीज होती है, ससुराल और मायका क्या चीज होती है, पति क्या चीज होता है। उसके बाद जब उसकी विदाई होती है, माया रोती है, पिताजी से कहती है, पिताजी ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कहाँ जा रही हूँ, कहाँ भेज रहे हो आप मुझको। जब माया अपनी ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद पूरा दिन काम में लगी रहती है। बेचारी को खाना भी टाइम से नहीं मिल पाता है। और सब लोग 1-2 दिन अच्छा बर्ताव किया, उसके बाद सब लोग उसके साथ बुरा व्यवहार भी करने लगते हैं। उसको मारते पीटते हैं, धमकाते हैं। यहाँ तक कि उसका पति भी शराब पी के आता है, उसको मारता है, पीटता है। लेकिन शाम होती है, उसका पति दारू पीकर घर आता है, उसके साथ मारपीट करता है बिन वजह के। वो बेचारी खाना भी नहीं खा पाती है टाइम से। किसी दिन खा लिया, किसी दिन भूखी ही घूम रही है, काम कर रही है। उसका पति आकर उसको मारता है, पीटता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। वो मना करती है, गिड़गिड़ाती है, फिर भी वो कहती है, क्यों मारते हो। इसी बात पर कुछ भी बात कहती है, उसको केवल मार खानी पड़ती है। उसको खाना टाइम से नहीं मिल पाता है। लेकिन वो इस चीज से बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन उसके पिताजी अचानक उससे मिलने के लिए पहुंचे। जब मिलने के लिए पहुंचे तो उसने अपने पिताजी से जो कुछ भी उसके साथ बर्ताव हुआ था वो सब कुछ बताया। तो ये बातें सुनकर पिता की आंखों में आंसू नहीं रुके। पिता भी कहने लगे कि बेटी, अब मैं क्या करूं, आप इस घर की बहू बन गई हो, आपको अब इसी घर में रहना है, क्योंकि वो घर आपका अब घर नहीं रहा है। पिताजी उसको समझाते हैं, पिताजी की रोते हैं और माया भी रोती है। माया को चुप करके पिताजी चुप होते हैं, फिर माया को चुप करते हैं। चुप करने के बाद उसको समझाते हैं, समझाने के बाद वो अपने घर चले आते हैं। 1-2 दिन सही से रहे, उसके बाद फिर वो ही बर्ताव होने लगा। माया इस चीज से बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन माया उसको मौका मिला तो वो घर से बाहर निकल के अपने पिताजी के घर पहुंच गई। अपने जब पिताजी के घर पहुंच जाती है तो पिताजी भी उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं आते हैं, वो आपका घर है, वो आपके पति हैं, वो आपकी सास हैं, ससुर हैं। लेकिन वो कहती है, वो मुझे बिन वजह के मारते पीटते हैं और हर समय धमकियां देते रहते हैं कि तुझे मार देंगे। तो उसको समझा कर उसके पिताजी उसकी ससुराल छोड़ आते हैं और उन लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मेरी बेटी से ऐसा बर्ताव ना करें। वो लोग कहते हैं, हाँ आप जाइए। पिताजी रोते हुए वहां से चले आते हैं। 2-4 दिन फिर व्यतीत होते हैं। उसके बाद उसके साथ वो ही बर्ताव होता है। वो डेली शराब पी के आता है, उसके साथ मारपीट करता है, उसके घर वाले भी मारपीट करते हैं। पूरा पूरा दिन काम में लगी रहती है बेचारी, कभी आराम करना ही नहीं जाना। उसके बाद शाम को जब भोजन के समय आते हैं, भोजन का समय जब सब भोजन करते हैं और वो दारू पी के आता है तो उसको बिन वजह के ही पीटता है, मारता है। तो वो बेचारी खाना भी नहीं खा पाती है। इसको देखकर फिर उसको अचानक से एक दिन मौका मिला। मौका मिलने के बाद
वो अपने पिता के घर न जाते हुए वो एक स्टेशन पर चली गई। जब वो स्टेशन पर पहुंचती है, न उसके पैरों में चप्पल थी, तन ढकने के लिए केवल एक साड़ी पहनी हुई थी, और जो कपड़े पहनी हुई थी वो पहन के वो वहां से निकल गई। उसके बाद उस पर एक भी पैसा नहीं था कि जिससे उसको भूख लगे या कहीं जाना भी हो तो कुछ पैसे किसी को दे सके या भोजन लेके खा सके। तो स्टेशन पर एक पहुंचती है तो वहां से एक ट्रेन जा रही होती है। वो ट्रेन जा रही होती है बिहार से दिल्ली की ओर। तो उसी ट्रेन में वो जल्दी से चढ़ जाती है और एक कोने में गेट की तरफ बैठ जाती है। जब वो बैठ जाती है, उसकी बहुत अंतरात्मा दुखी थी, वो बहुत रो रही थी, अकेली ही बैठी थी। उसके रोते रोते शाम हो जाती है, गाड़ी चल रही है। जब गाड़ी चलते चलते उसको अचानक से नींद आ जाती है और वो सो जाती है। जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद उसकी जब आंख खुली होती है तो वो ट्रेन रुकी हुई होती है। जब वो ट्रेन से बाहर निकल के देखती है तो वो कहती है कि दिल्ली स्टेशन आ गई है, तो मैं दिल्ली आ गई हूँ। उसके बाद वो स्टेशन से बाहर निकलती है। उसको बहुत तेज भूख भी लगी थी क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे, उसको समय से खाना नहीं मिल रहा था। खाती भी थी, थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था। तो वो स्टेशन से बाहर निकलती है, उसको कुछ लोग भिखारी दिखाई देते हैं जो बाहर भीख मांग रहे होते हैं। तो वो कहती है कि इनके पास भी पैसे नहीं है, अभी सुबह का वक्त है, तो मैं इनसे भी मांग लूं और कुछ खा भी लूं। तो वो भी भीख मांगने के लिए बैठ जाती है कि मैं भी भीख मांग लूंगी और कुछ खा लूंगी। उसको कुछ पैसे भीख में मिल जाते हैं, जैसे राहगीर होते हैं जो स्टेशन पर आते जाते हैं वो दे देते हैं, तो उससे वो कुछ भोजन खरीदती है और खा लेती है। इतना भोजन भी नहीं था कि वो उसकी भूख बुझ सके। वो थोड़ा सा भोजन खरीदती है, जो रुपए होते हैं उनका, और पानी पी के फिर वो बैठ जाती है। अब बैठने के बाद अब उसको ये नहीं पता कि अब सोया कहाँ जाए, क्योंकि सोने की व्यवस्था वहां थी ही नहीं। वहां अचानक से एक आदमी आता है, वो उसको सज्जन व्यक्ति लग रहा था। तो उस वो कहता है कि बेटा आप यहाँ कैसे? तो वो कहती है, सोचती है मन में कि ये मेरी दुख को सुन सकता है। जब वो दुख को सुन सकता है तो उसने मन में सोच लिया कि ये कोई सज्जन ही हो सकता है, वो आके पूछ रहा है। तो उसने अपनी सारी स्थिति बताई। सारी स्थिति बताने के बाद वो कहता है चलो कोई बात नहीं है, मैं आपको भोजन ला के देता हूँ, खाने की व्यवस्था करता हूँ और आपको सुला दूंगा। तो वो जहां पर भिखारी लोग जो सोते हैं स्टेशन के बाहर, वहां ले गया भोजन कराने के बाद, और वहां पर उसको लेटा दिया। वहां उसकी रात गुजरती है। सुबह होते हुए फिर वही सज्जन व्यक्ति जो उसको महसूस हो रहा था, वही अनजान व्यक्ति आता है और उससे पूछता है कि आपको कोई दिक्कत हुई थी? कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो आप बताइए आप कहाँ जा रही हैं? कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे आपको सब परिस्थिति बताई है, बस इसी से परेशान थी तो मैं घर छोड़ के चली आई। तो उसके बाद वो कहता है कि मेरे दोस्त का एक होटल है, उसमें आप काम करोगे। ये बात सुनकर वो अंदर से खुश हो जाती है और कहती है हाँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, बस समय से खाना मिलता रहे और कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां पर अपनी दुख देने वाला नहीं हो, कोई मारपीट ना करे कोई। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, चलो आपको वहीं लेके चलते हैं। रास्ते में गाड़ी को रोकता है वो और उसको थोड़ा सा भोजन कराता है और खुद भी करता है। भोजन कराने के बाद गाड़ी में बैठाता है। उसको ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ये कहाँ लेके जा रहा है। बस वो इतना जानती थी कि ये मुझे होटल में लेके जा रहा है और वहां मुझे कहाँ मिलेगा। वो जाकर उसे एक कोठे पर बेच देता है, दिल्ली के रेड लाइट एरिया पर। दिल्ली की जीबी रोड रेड लाइट एरिया है, वहां पर बेच देता है और वहां पर उसका सौदा करने के बाद वो चला जाता है। उसको कुछ पता ही नहीं होता है। उसको कोठा मालिक नए वस्त्र दे देता है कि लो इसको पहन लो, और सजने संवरने को कहता है। वो कहती है कि अब तो कोई दिक्कत वाली ही बात नहीं है। वो सच समझ जाती है और गेट के बाहर निकलती है तो कोठे मालिक से कहती है साहब अब मुझे काम बताइए, मैं काम क्या करूंगी। उसके बाद वो कहता है कि जाओ उस रूम में, उसी रूम में काम है। उस रूम में वो चली जाती है। उस रूम में पहले से ही एक ग्राहक बैठा होता है जो उसके जिस्म से खेलने के लिए आया था, उसके साथ पैसे देकर समय व्यतीत करने के लिए आया था। वो अंदर से गेट बंद करता है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब जबरदस्ती करने लगता है तो वो ये सब चीज के लिए मना करती है। गेट खोलकर बाहर आती है तो कोठा मालिक वहां पर खींच के तमाचा देता है और कहता है इसी में जा। उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, चीखती है, पुकारती है, कोई नहीं सुनता है। उसके बाद
उसका कोई सुनने वाला ही नहीं था। अब वो कहती है मैं अपने घर से इस परिस्थिति के वजह से यहाँ पर आई थी, उससे ज़्यादा घिनौनी परिस्थिति तो यहाँ पर है, यहाँ तो और भी नर्क है। तो वो सोचती है अब मुझे क्या हुआ? वहाँ पर और भी लड़कियाँ ऐसे ही लाई गई थी, लाने के बाद उनके साथ धोखा किया गया था। वो भी उससे कहती हैं कि यहाँ से कोई निकलने का उपाय नहीं है, क्योंकि वो भी हार मान के इसी काम में मग्न हो जाती हैं। लेकिन माया इस में मग्न होने वाली लड़की में से कहाँ थी? वो चैन से नहीं बैठी, मौके की तलाश में घूमती थी, मौका नहीं मिलता था उसको। अचानक से दो दोस्त आते हैं, दो दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त को वो जबरदस्ती लेके आता है, तो उसका नाम होता है रमेश। जब रमेश और उसका एक दोस्त आता है, तो उनको चूज करने के बाद वो रमेश माया के साथ जाता है और वो दूसरी लड़की के साथ जाता है। जब वो रूम में बैठ जाते हैं, तो रमेश इतना नेक इंसान था कि उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, केवल बातचीत की थी। तो माया जब पूछती है कि आप साहब आपने मेरे साथ कुछ नहीं किया, क्या आप बातचीत करने ही आए हैं? तब रमेश बोलता है हाँ मैं केवल बातचीत ही करने आया हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे माता पिता थे वो गुजर चुके हैं, और मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब करता हूँ, और उसमें मेरी एक क्लर्क की जॉब है जो डेटा एंट्री वगैरह का करता हूँ, तो मैं वो करता हूँ। मेरी अच्छी जॉब है, मुझे केवल करीबन करीबन 45,000 रुपये पर महीना मिलते हैं, और अच्छे से मैं रहता हूँ। लेकिन मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, मेरे सिवा मेरे सहारे के लिए भी कोई नहीं है। माया सोचती है कि इसका कोई दुनिया में नहीं है, इसने मेरे साथ कुछ किया भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मेरे दुख दर्द को थोड़ा सह सकता है, थोड़ा समझ सकता है, तो मैं इससे कुछ बात करके देखती हूँ। तो वो कहता है हाँ आप यहाँ कैसे हो, आप कब से रहती हो? तो वो अपनी सारी परिस्थिति को बताती है कि मैं ऐसे ऐसे मेरी शादी हो गई थी और ये मेरे साथ हुआ है। तो वो कहता है कि आप बताइए मैं आपकी सहायता भी कर सकता हूँ, कि आप जब सहायता कर सकते हो तो मेरी सहायता करिए, मुझे यहाँ से निकालिए। और इधर सुबह हो गई थी, सुबह हो गई थी तो उसका समय हो जाता है, तो वो कहकर जाता है कि मैं कल फिर शाम को यानी रात होने पर आऊँगा और आपकी सहायता करूँगा, आपको यहाँ से ले जाऊँगा। लेकिन वो जब आता है अगली शाम को, दिन निकल जाता है, शाम का इंतज़ार करती है, वो जब शाम को आता है, तो वो कहती है कि अब कैसे आप हमें यहाँ से ले जाओगे? आपको हमें कैसे निकालोगे यहाँ से? तो वो कहता है कि पुलिस से बात की जाए, कि पुलिस यहाँ की पहले भी आई थी, जो सीमा से भी बातचीत की थी, तो सीमा को डराया धमकाया गया था कि आप कुछ बोलेगी तो आपको मार दिया जाएगा, ये है वो है। तो यहाँ की लड़कियां भी कुछ नहीं करती हैं, और पुलिस वाले भी इनसे ही मिले जुले हैं, क्योंकि वो इसको रिश्वत देता है, इसको पैसे देता है कोठी मालिक पुलिस को, तो पुलिस भी कुछ नहीं कहती है। तो वो कहता है अब क्या किया जाए? बातचीत करते रहे, निकलने का तरीका ढूंढते रहे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। सुबह हो जाती है, तो फिर उसके जाने का समय हो गया, तो फिर वो चला जाता है रमेश। रमेश जाने के बाद फिर ये कह कर जाता है उसके कि मैं अगली शाम को फिर आऊँगा, कल फिर आऊँगा मैं, और इसको पैसे देकर आपसे मुलाकात करूँगा मैं। उसके बाद अगली सुबह होती है, पूरा दिन निकल जाता है, वो इंतज़ार करती रहती है, शाम होती है, रमेश जब आता है, फिर वो निकलने की रात में कोशिश करते हैं, रात्रि के 12-1 बज गए थे, क्यों 12-1 बजे सब कोई सो जाते हैं, लेकिन जब वो गेट से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर कुछ लड़के पहरा लगा रहे थे, तो उनको निकलने का मौका नहीं मिलता है। फिर वो अंदर रूम में चले जाते हैं, रूम में जाने के बाद वो कहते हैं अब कैसे निकला जाए यहाँ से? फिर सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद उसका समय हो जाता है, वो पैसे कोठी मालिक को देता है, देने के बाद फिर वो चला जाता है। फिर वो कह के जाता है कि मैं निश्चित ही अब कल आऊँगा तो आपको यहाँ से निकाल के ले जाऊँगा, मुझ पर भरोसा कीजिए। जब वो आता है, तो अपने साथ एक ऐसा पदार्थ लेके आता है जिसको सूंघाने से आदमी बेहोश हो जाता है। तो ऐसा पदार्थ लेके आता है, तो उसको आते ही सीमा कहती है कि आप यहाँ पर अब ना आए, दुखी मन से कहती है। वो कहता है कि क्यों? क्योंकि आपका समय बर्बाद हो रहा है और आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ के लोग खतरनाक हैं और यहाँ की पुलिस भी इन्हीं की बजाती है और इनसे पैसे लेती है, तो इन्हीं के पक्ष में रहती है। तो वो कहता है आज कोई दिक्कत लेने की नहीं है, आज मैं ऐसी चीज लेके आया हूँ, तो मैं आज तुम्हें अवश्य ही निकालूंगा। रात्रि के 12 बजते हैं, गेट से बाहर निकलते हैं। वो गेट से बाहर निकलने के बाद
जो लड़के होते हैं बाहर पैरा लगा रहे होते हैं, तो उनके पास पहुंचता है। वो कहते हैं कहाँ जा रहा है। इतने में वो उनके मुंह पर वो पदार्थ होता है रख देता है। पदार्थ रखने के बाद वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। जब जमीन पर गिर जाते हैं तो वो वहां से भाग जाते हैं। भागने के बाद वो अपने रूम पर पहुंचता है। रूम पर पहुंचने के बाद वो दिल्ली के वहां से करीबन 15 किलोमीटर दूरी पर रहता था कोठे से। तो वहां से अपने रूम पर पहुंचता है। रूम पर पहुंचने के बाद जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद जब वो मार्केट में कुछ खाने पीने के लिए सामान लेने के लिए गया होता है, तो वो देखता है कि जो रेड लाइट एरिया के जो लड़के थे वो इस यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर बाइक पर घूम रहे हैं, क्योंकि उनके लिए वो खतरे की घड़ी थी। उनके साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वहां से लड़की की जान बचा के लेके आया था। उसके बाद वो तुरंत वापस जाता है और जाने के बाद वो सारी स्थिति बताता है। वो अपने उस कंपनी में पहुंचता है। कंपनी में जैसे तैसे पहुंचने के बाद वो तुरंत ट्रांसफर के लिए अप्लाई करता है, फॉर्म में अप्लाई करता है, एप्लीकेशन देता है। वो कुछ समय के लिए 5-6 दिन के लिए अपने रूम पर ही रुके। रूम पर रुकने के बाद उसका ट्रांसफर जो एप्लीकेशन था वो अप्रूवल हो जाता है और उसका दिल्ली से नोएडा में ट्रांसफर हो जाता है। जब वो दिल्ली से नोएडा के लिए ट्रांसफर करता है तो वहां से वो दोनों लोग निकल जाते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। इधर माया भी खुश थी और इधर रमेश भी खुश था। रमेश खुश था। रमेश की अचानक तबीयत खराब हो जाती है तो माया उसका अच्छे से देखरेख करती है। अच्छे से देखरेख करने के बाद उसको इलाज सही से करवाती है। पैसा तो रमेश का ही था, क्योंकि वो तो बेचारी गरीब ही थी, उसको परिस्थिति से छुड़ा के लेके आया था। जब वो आपस में बातचीत करते हैं तो आपस में दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार एक दूसरे कह नहीं सकते, लेकिन रमेश कहता है कि मैं आपके साथ जीना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है कि साहब आपका पहले से ही मुझ पर एहसान है, तो मैं गरीब हूँ, मुझे कोई काम दिलवा दीजिए तो मैं अच्छे से उसी के सहारे जी लूंगी और मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर अपना घर बसा लीजिए। रमेश दुखी हो जाता है। रमेश दुखी होने के बाद फिर वो कुछ दिन बाद कहता है कि मुझे आपसे अच्छी देखरेख करने वाला, आपसे अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। इस बात के पे वो भी कह देती है चलो कोई बात नहीं है, आप कहते हैं, क्योंकि दोनों को प्यार था एक दूसरे से, तो वो आपस में शादी कर लेते हैं। आपस में शादी करने के बाद जो लड़की थी रमेश को कुछ दिनों के बाद अपने पिता के घर लेके जाती है। जब पिता के घर लेके जाती है तो उसके पिता बहुत रोते हैं और कहते हैं बेटी तू कहाँ चली गई थी, तेरी ससुराल भी गया था, उन लोगों ने वहां से भगा दिया और बोला कि तेरी लड़की पता नहीं कहाँ भाग गई है, किसी के साथ भाग गई है, तेरी नाक कटा के गई है, हम लोगों के भी कटा के गई है, लेकिन बेटा तू कहाँ चली गई थी। फिर उसने सारी स्थिति बताई। पिता भी खुश थे और उसकी तीनों बहन थी, मतलब 2 बहन और थी, वो तीनों बहन खुश थी। और कुछ दिन बाद उसने अपनी दोनों बहनों की शादी अच्छे परिवार में की। कुशल मंगल जिंदगी बीता करती थी और अपने पिताजी को भी वो अपने साथ ही रखा करती थी, रमेश के पास रखा करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है। हम आपके लिए ऐसी कहानी लेके आते हैं जैसे कि अभी समाज में जो भी क्राइम हो रहे हैं उनको जागरूक कराना होता है कि कैसे कैसे क्राइम हो रहे हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आप रमेश के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप माया के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर से मिलते हैं ऐसी ही क्राइम कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।